Hey guys, how are you? This side is Professor Chirag from Yes Academy Pune. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है इस बार के मैराथन लेक्चर्स के ऊपर। आप लोगों ने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए एंड आई एम हाईली 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 थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस अकेडमी को, हम सबको यहाँ पे। दिस इज अमेजिंग मोटिवेशन टू अस। सो इन द लाइट ऑफ सो मच ऑफ मोटिवेशन विच यू हैव गिवन टू अस, इट्स आर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया जाए आप लोगों के लिए। अच्छा, तो अभी ना रिसेंटली जब भी आपके पेपर्स हो रहे हैं तो आप लोग यूजुअली मैसेज करते हैं कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था, व्हाट प्रोविजन शुड हैव बीन एक्चुअली मेंशन ओवर दिस। और ये ना कॉन्स्टेंटली हम लोग को लगातार मैसेजेस आ रहे थे। तो लास्ट टाइम विकास सर, मैं, वैभव सर, सब लोग साथ में बैठे हुए थे और वी वर हैविंग अ डिस्कशन कि यार कैसे सब तक सारे आंसर्स पहुंचाएं। टू विच वी ऑल केम अप कि हम एक चीज़ कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग एक्चुअली आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना दें जिसके अंदर अपन पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर लें। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा पेपर आपसे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इस पेपर डिस्कशन में क्या होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर पहले है ना मेरी दो चीज़ें एकदम ध्यान रखना। ये वीडियो तब अपलोड हो चुका होगा जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो आप तब ना देखें। क्यों यार, हाल फिलहाल के लिए ये चीज आप कर चुके हो, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपके साथ ही रहेगा। बट जो आने वाले पेपर्स हैं आप उस पर प्रेशर लोगे, तो इसीलिए उन पेपर्स को खत्म करो। आप एक बार वेले हो जाओ, आराम से बैठ के इनको देखो, कोई दिक्कत नहीं आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा, सेकेंड चीज, वाई आई फील कि ये ना दो धारी तलवार होती है यार पेपर डिस्कशन करना। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है ना, स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं एक दूसरे से, मतलब नॉट विद अस बट एक दूसरे से, कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ देखना, आपके आंसर्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें एंटर की जा सकती है, मल्टीपल चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो ऐसा हो भी सकता है कि जब मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ इसके अंदर कुछ और एडिशन करने से कोई खामी नहीं थी, तो अगर आपने किया भी है तो देयर इज़ नो हार्म टू दिस। यहाँ तक एकदम ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर बोल दूँ, ये सिर्फ आपके मोटिवेशन पर्पस के लिए है, आपके रेफरेंस पर्पस के लिए है। अगर थोड़ा बहुत है एंड वाई आपको लगता है कि यार हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा, डीमोटिवेट नहीं होना, शोल्डर्स डाउन नहीं करने अपन ने। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि इस डायरेक्शन में आंसर जाना चाहिए था, और कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने बेहतरीन आंसर्स दिखे होंगे, और अब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक अगर आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं तो अपन थोड़ा सा फेड आउट कर जाते हैं कि हमने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। सो इट्स नॉट टू बी टेकन एज लाइक अ टेंशन और समथिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए कि आपने बड़े क्वालिटी आंसर्स दिखे हैं। एकदम ठीक है क्या? तो टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ रेफर करना है, ज्यादा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है इसके ऊपर। यहां तक ठीक है क्या? अब देखो, जाहिर सी बात है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस योर फर्स्ट पेपर। जो मेरे लिए हुआ है, मैं आप लोगों को 3 पेपर डिस्कस करने वाला हूं। एक होगा आपका SBEC, दूसरा होगा आपका JIGL और तीसरा होगा आपका EBCL। ये 3 पेपर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हालांकि अभी तक सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, तो मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले इस पेपर को डिस्कस कर लिया जाए। अब मेरी अप्रोच इस पेपर को डिस्कस करने की क्या होती है, भाई 100 नंबर का पेपर है, पर 100 नंबर में ना 30 से 40 नंबर के क्वेश्चंस बड़े डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट मतलब आपको अभी मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप मतलब इसका क्वेश्चन डायरेक्ट अपन अपने नोट्स में जा सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। सो मैं उन क्वेश्चंस को जिनके आंसर एकदम डायरेक्ट है वो बैठ के डिस्कस नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि द पेपर इज डन। आपको समझाना नहीं है, मेरे को आपको रेफरेंस बताना था कि इसके अंदर क्या लिखना चाहिए। हाउएवर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर इट्स द स्ट्रेट प्रोविजन जो आपने छापना ही था, तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपको लग रहा है ट्रिकी क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे अपन लोग, ठीक है? सो मोस्ट ऑफ द चीजें जो क्वेश्चंस बच्चों ने मेरे को बार बार बोले हैं कि सर ये ट्रिकी लगा, ये ट्रिकी लगा, ये ट्रिकी लगा, उन सबको मैं अभी डिस्कस कर दूंगा एक बार आपके लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अब मैं आपको पहले SBEC का पेपर रिव्यू देता हूं। SBEC का इस साल का पेपर बहुत सिंपल आया है, बहुत सिंपल आया है कंपैरेटिवली। SBEC इससे कई गुना ज्यादा घातक आपके लिए हो सकता था, जितना इसने अपने आप को नहीं किया है। इन लोगों ने आपके सामने क्या किया है, अगर आप लोग को समझा हो तो इन लोगों ने ना अननेसेसरली बड़ा बड़ा ऊपर केस बनाने की कोशिश करी है और एंड में उसी का एक स्ट्रेट प्रोविजन पूछ दिया। तो मतलब ऊपर अननेसेसरली केस बनाया है, पर नीचे वो पूछ एक ही लाइन रहे थे। तो बच्चा यूजुअली कंफ्यूज हो रहा था इस चीज को लेकर। किस चीज को? कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। यार दोस्त, क्वेश्चन की साइज थी नहीं मैटर करना है। इस बार SBEC में बड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, आई विल प्रूव इट टिल द एंड। इस एग्जाम में इतना डायरेक्ट पूछा गया, इतना सिंपल कंटेंट पूछा गया जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये पेपर कोई भी इंसान इवन अगर एंड में ही पढ़ा होता तो भी आराम से पास हो सकता है। SBEC इतना बेहतरीन आपका पेपर आया है, सो दैट मेक्स अस वेरी हैप्पी फॉर दिस। अच्छा, अब है ना एक बार के लिए अपन डिस्कस कर देते हैं यार कि क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला ना अपन पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए के अंदर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए,
अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ना मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, इसने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाहे, इसमें इसने आपसे पूछा है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस बाय मेंबर्स। क्या हम लोग मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? सेक्शन 73 और सेक्शन 76 से कुछ कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा गया इसके अंदर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई कोई बिंदु प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सी कंपनी? प्राइवेट। अब बात समझना, इसने कहा भाई कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं इसके आगे बी लिख रहा हूँ, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो रही है भाई? 40 लाख हो रही है। SPA सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो रहा है भाई इसका? 30 लाख रुपए हो रहा है। एंड फ्री रिजर्व भी है क्या भाई? हाँ जी, फ्री रिजर्व भी है भाई इसके 30 लाख रुपए के, बहुत बढ़िया। तो भाई टोटल देखो तो 1 करोड़ की टोटल आ रही है इन सबकी। ठीक है भाई, आगे क्या लिखा है? द कंपनी इज एक्सेप्टेड 95 लाख रुपीज। अच्छा, ये तो इनकी करंट पोजीशन है। कंपनी ने एक्सेप्ट कितना किया? 95 लाख रुपीज एज लोन फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू द एक्सटेंट ऑफ 75। तो 95 लाख रुपीज इसने अपने मेंबर्स से लिया है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा इसने एक और चीज पूछी है, इसने बैंक से लोन भी लिया है, कितना? 75 लाख का। ठीक है। State whether the company can accept deposit from its members. Is there any limit up to which the company can accept loans and deposit from its member? इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ था देखना, इसने बोला डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन टू प्राइवेट लिमिटेड। अपन जब भी एप्लीकेशन बात करते हैं ऑफ सेक्शन 73, अगर आपने खाली सेक्शन 73 के एक्सेप्शंस लिख दिए होते तो इस पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए था। सर क्या क्या पॉइंट थे देखो, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने, अच्छा हर आंसर को देखो, मैंने अब यहाँ पे बैठ के बताऊंगा नहीं, आप लोगों ने हर आंसर को इंट्रोड्यूस करते हो कि अपन डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं। डिपॉजिट मींस एनी काइंड ऑफ सम टेकन फ्रॉम द पब्लिक बाय एन एलिजिबल बोरोवर कंपनी। अच्छा, यूजुअली एलिजिबल बोरोवर कंपनी कौन होती है? हमारी पब्लिक कंपनी, पर प्राइवेट कंपनीज चाहें तो डिपॉजिट ले सकती हैं। बात समझना, ये केस पब्लिक डिपॉजिट्स का नहीं है, ये डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। Public deposit can never be taken by a private company. However, they can take and accept deposit from their members. और यही एक्सेप्शन से पूछ रहा है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना था इसका। इंट्रोडक्शन के साथ ये आपसे नेक्स्ट चीज क्या पूछ रहा था? द एक्सेप्शंस। मेन आंसर का कंटेंट था आपका एक्सेप्शंस। अच्छा, एक्सेप्शंस में ना ज्यादा कुछ एक्सेप्शंस थे नहीं। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने सबसे पहला एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि भाई कितना आप मेंबर से एक्सेप्ट कर सकते हो पैसा? 100% of the paid up share capital plus free reserves plus securities premium account। ठीक है क्या? 100%। अब एक बात बताओ, आपका 100% कितना आ रहा है? आपने बोला सर सॉरी 100 से यार नहीं, यहाँ पे 1 करोड़ होगा। आई एम सो सॉरी यार, 1 करोड़ हो रहा है। अच्छा, इसने कितना लोन लिया है? 95 लाख। क्या 1 करोड़ तक ले सकते थे? इसने तो 95 लाख ही लिया है, मतलब बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। तो पहली कंडीशन ही क्या है कि आप अपने मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो? 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सेकंड चीज, अगर आप स्टार्टअप हैं तो पहले 5 ईयर्स तक का एग्जाम्शन है आपके पास। अगर आप स्टार्टअप है तो आपके पास 5 ईयर्स का एग्जाम्शन है। और कौन सी कंडीशन थी इसके अंदर? आ जाओ भाई, आप है ना बैंक बोरोइंग की भी कंडीशन है इसमें। बैंक बोरोइंग की क्या कंडीशन है ना, याद रखना इस चीज को एकदम, इट शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इट शुड बी लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 CR, whichever is lower, whichever is lower। अब दोस्त इसने क्या बोला कि लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। अपनी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 40 लाख। 40 लाख का ट्वाइस कितना होता है सर? 80 लाख। अब देखो अपने क्वेश्चन में इसने बैंक बोरोइंग कितने की है? 75 लाख की, मतलब 80 लाख से कम है। तो इसने भाई दोनों बोरोइंग एकदम करेक्ट की है एज पर द एक्सेप्शंस फॉर प्राइवेट कंपनी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? 100%। सेकंड स्टार्टअप। थर्ड बैंक बोरोइंग। अच्छा, फोर्थ आप लोगों ने क्या ऐड करना है कि एक प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स कितने टेन्योर के लिए एक्सेप्ट करती है? इट्स बिटवीन 6 months to 36 months। और इन एक्सेप्शनल केसेस ये 6 months से भी कम के लिए एक्सेप्ट कर सकती है। 6 months से भी कम के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, बट नॉट लेस देन 3 months। सही है क्या? बट ऐसे केस में 10% से ज्यादा ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स
एक्सेप्ट नहीं करना है। ये हो गया आपकी फोर्थ कंडीशन। आ जाइए भाई, फिफ्थ कंडीशन क्या है, आप अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी देंगे, जितनी आरबीआई स्पेसिफाई करता है उसके वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए। ये पांचवी कंडीशन थी। और कुछ बच गया क्या यार इसके अंदर? ठीक है, एक लास्ट कंडीशन और है, आपने एक बार अगर कोई भी पैसा रेज कर लिया फिर आप उसके टर्म्स में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। खत्म। आपको ये 6 एक्सेप्शंस बताने थे आपके आंसर के अंदर और स्ट्रेट अवे तुम्हारे 5 नंबर तुम्हारी जेब में। श्योर है? इस आंसर के एंड में व्हाट इज मोर एक्सपेक्टेड, अगर आपको बहुत ही अमेजिंग स्कोर करना है, आप छोटा सा कंक्लूजन डाल दें दैट दस अ प्राइवेट कंपनी fulfilling the above criteria can raise funds from their members easily up to the 100% of their paid up share capital and from bank up to twice or 50 CR। खत्म। इतना सा आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पैक। सो ये था आपका 5 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन, मतलब विच वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन एज टू व्हाट एक्सेप्शंस टू प्राइवेट कंपनी इन केस ऑफ डिपॉजिट सेक्शन 73। सिंपल है क्या? नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं आगे यार। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या आया भाई आपको? सेकेंड क्वेश्चन है, एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 220 मेंबर्स, 5 डायरेक्टर्स एंड हैविंग पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ 5 CR, शेयर डिपॉजिट्स ऑफ 3 CR and 1 crore and free reserves of 1 crore and bank loans of 2 crore is proposing to convert its private company. Mention condition to be satisfied before conversion of the company into private limited. एक सेकंड ना, ये लो भाई, इससे सिंपल और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? इट हैज डायरेक्टली आस्क्ड यू अ सिंपल क्वेश्चन कि अभी ये एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी से ये खुद को कन्वर्ट करना चाहती है। कन्वर्ट करके कहां पे ले जाएगी अपने आप को? प्राइवेट कंपनी के अंदर ले जाएगी। क्या अपन पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। चलता है क्या? यस बिल्कुल चलता है। अच्छा, अब बस यही चीज का ध्यान रखना कि सर है ना, वैसे प्राइवेट से पब्लिक जाना बड़ा सिंपल होता है, पर पब्लिक से प्राइवेट आने में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि मेंबर ज्यादा होते हैं, क्रिएटर्स ज्यादा होते हैं। तो ना बहुत सिंपल से स्टेप्स थे इसके अंदर, जो मैंने आपको, अगर आपको चाहिए तो आप अपने चैप्टर में देख सकते हो। चैप्टर 2 के अंदर मैंने इसको कन्वर्जन प्रोसीजर के अंदर आपको पढ़ाया था। वैसे दोनों प्रोसीजर्स बहुत हे एंड वाई सिंपल ही होते हैं और बड़े सेम ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है कि इसके अंदर थोड़े से अप्रूवल ज्यादा लगते हैं आपको। तो अच्छा, सिंपल बात है। आप क्या, आपको याद है मैंने आपको बताया था कॉल बोर्ड मीटिंग, मैराथन के अंदर भी बात हुई थी। पहले एक बोर्ड मीटिंग बुलाओ, स्टेप 2 है होल्ड बोर्ड मीटिंग। इसके अंदर बोर्ड मीटिंग अपन क्या करते थे? ऑथराइज करते थे एक पर्सन को कन्वर्जन करने के लिए और एक और बंदे को ऑथराइज करते थे। दूसरे बंदे को किस चीज के लिए ऑथराइज करते थे भाई? आरडी के सामने एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के लिए। सर क्या ये दोनों इंसान सेम भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल सकते हो ऑथराइजेशन फॉर कन्वर्जन एंड एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ आरडी के लिए किसी एक बंदे को नॉमिनेट करना है। तो ये आपका स्टेप 2 का अंदर का पार्ट था, जहां बोर्ड मीटिंग के अंदर चल रहे थे। ठीक है, आई एम मेकिंग इट स्टेप 1, मेकिंग इट स्टेप 2। ठीक है, एकदम बोर्ड मीटिंग के अंदर ही चल रहा है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के अंदर अपन और क्या करते थे? सर हम कॉल करते हैं जनरल मीटिंग। एकदम सही है। अब आपने जनरल मीटिंग कॉल कर ली है, अब आ जाओ आप स्टेप 3 पे, होल्ड द जनरल मीटिंग। अच्छा, अब जनरल मीटिंग में ना आपको इधर क्या पास करना पड़ेगा सर? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर्स से। भाई सीधी बात है, मेंबर से अप्रूवल लेना है। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको करना पड़ेगा सर ऑल्टरेशन ऑफ योर MOA एंड AOA, ऑफ योर MOA एंड AOA। पर ये जो ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA आप करने जा रहे हो ना, इसके लिए आपको एक पहले लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको पहले लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाना पड़ता है और इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर हम खुद को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लें। तो इसीलिए ये ऑल्ट्रेशन के साथ साथ आपका स्टेप 4 क्या होता है? अभी तक आप कन्वर्ट हुए नहीं है, आपके मेंबर्स मान गए हैं, तो अब स्टेप 4 और स्टेप 5 पब्लिकेशंस के लिए रहता है। तो अगर आप स्टेप 4 देखोगे तो आपने एक एप्लीकेशन बनानी है फॉर कन्वर्जन, अलॉन्ग विथ, याद रखना एप्लीकेशन के साथ द रीजन फॉर कन्वर्जन देना बहुत जरूरी है। रीजन फॉर कन्वर्जन देना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टेप 5 में आप इसी एप्लीकेशन को एडवर्टाइज करते हो। कितने दिन पहले? 21 डेज पहले एक न्यूज़पेपर में
दो न्यूज़पेपर में, आई एम सो सॉरी, न्यूज़पेपर में इसको एडवर्टाइज करते हो, एक आपका हिंदी रीजनल है और दूसरा इंग्लिश है दोस्त। सिंपल एंड टाइम पास है क्या यार? ठीक है भाई। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है 21 दिन पहले एप्लीकेशन करने के, ठीक है। स्टेप 6, 21 डेज पहले ही आपको अपने क्रेडिटर्स को भी इंटीमेट करना है। अब समझ में आया यहाँ पे 21 डेज क्यों है? क्योंकि आप क्रेडिटर्स को भी इंटीमेट करते हो कि हम ये कर रहे हैं और साथ साथ में न्यूज़पेपर ऐड भी देते हो, ताकि अगर किसी क्रेडिटर को नोटिस ना भी मिला हो तो उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता पड़ जाए कि आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। श्योर है? एकदम सिंपल है। चलते भाई, ये था आपका स्टेप 6 बस, ठीक है। स्टेप 6 होने के बाद अपन ने क्या करना है, अगर ये सारी चीज़ें सही जाती हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एकदम सही जा रहे हैं, तो अब एक नोटिस दे दो आरडी को। आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं आरडी को। अगर आरडी को सब कुछ सही लगता है तो स्टेप 8 बोलो या फिर इसको स्टेप मत बोलो, वो आपको दे देगा अप्रूवल फॉर कन्वर्जन। खत्म। सिंपल है क्या? तो दिस वाज समथिंग जो आपको अपने सेकंड आंसर के अंदर बताना था, जब आप पब्लिक से प्राइवेट के अंदर खुद को कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, प्राइवेट और पब्लिक को भी अगर आप जाते ना, तब भी आप सेम ही करते, बोर्ड मीटिंग बुलाते, बोर्ड मीटिंग होल्ड करते, कन्वर्जन करते, एप्लीकेशन आरडी की जगह आरओसी को देते, जनरल मीटिंग बुलाते, पर्पस पूछते, ऑल्ट्रेशन कर देते। बस फ़र्क कहाँ आ रहा है, अगर आप देखो तो इस पूरे आंसर में इसने आपको बार बार बोला पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, ये हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना था कि आप लोगों ने स्पेसिफिकली अपने क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेना है। मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, अपने क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेना था, जो इधर ज़्यादा चीज़ हाईलाइट करना था, ठीक है। आपके आंसर को और अट्रैक्टिव करना है तो आप बोल सकते थे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विच इंक्लूड्स द बैंक्स विच इंक्लूड्स दिस इन दिस। सबके नाम बता दो जो लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे आ सकते थे। खत्म। श्योर है क्या? तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। भाई ऐसे गिफ्ट क्वेश्चंस दिए ना तुमको इन लोगों ने, मतलब बिगाड़ा है तुमको। चलिए, तो ये एकदम बड़े बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आई एम डिस्कसिंग दीज क्योंकि इनको केस लॉस के फॉर्म में दिया है। आगे जो डायरेक्ट होंगे अपन उनको जल्दी एग्जाम करेंगे, ठीक है भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद पेड अप कैपिटल ऑफ 35 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 2.5 CR। मतलब तुमको इससे गिफ्ट क्वेश्चन क्या दे सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब इफ दिस इज नॉट अ गिफ्ट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपके सी क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि स्मॉल कंपनी क्या होती है और अगर टर्नओवर चेंज हो गया तो वो स्मॉल कंपनी होगी या नहीं होगी। मैंने आपको डायरेक्ट पहले स्मॉल कंपनी का प्रोविजन बता देता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। खाली ये पूछा है व्हाट अमाउंट्स टू स्मॉल कंपनी, दैट्स इट। 5 नंबर गिफ्ट घर पे लेके जाओ। तो अच्छा देखो, वैसे इसने क्या लिखा है, 35 लाख टर्नओवर था, सॉरी 35 लाख पेड अप कैपिटल थी एंड टर्नओवर 2.5 करोड़ था। Explain the meaning of a small company and examine the following in accordance with the provision whether TP Private Limited can avail the status of small company and with your answer be different if the turnover is 1 CR. Now practically अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रोविजन बताऊं तो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है, एनी कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। एकदम स्टार्टिंग है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूं, आगे नहीं करने वाला साले सेम क्वेश्चंस। सो अदर देन अ पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कहां गए, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीस, सही है। और इसके आगे आपने पढ़ा होगा और इस लिमिट को बढ़ा के 5 CR तक किया जा सकता है, ठीक है एकदम। पर इस क्वेश्चन में 5 CR की कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में सिर्फ 50 लाख की बात हो रही है, ठीक है क्या। सो हमारा टारगेट सिर्फ यहीं पे रहेगा। चलो भाई नेक्स्ट अप, या फिर जिसका टर्नओवर does not exceed 2 CR, और इसको भी बढ़ के कितना किया जा सकता है, 20 CR। पर हमारे इस सवाल में भी सिर्फ और सिर्फ हम किस पे बात करेंगे, 2 CR पे बात करेंगे। तो व्हाट इफ आई से इन अ वेरी सिंपल वे, अ स्मॉल कंपनी इज एनी कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 2 CR एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 50 लाख रुपीज। अब सवाल सुनना और बात समझना। अगर आप पहले की बात करोगे तो इन दोनों के बीच में और लगता था, ठीक है। पहले की बात करोगे तो इन दोनों के बीच में लगता था और, पर अब यहां पे आ गया अमेंडमेंट और इन लोगों ने क्या किया ना, इस और को यहां से हटाया है और यहां पे लगा दिया है एंड।
मतलब पहले इनमें से एक भी कंडीशन पूरी होती थी ना तो आप स्मॉल कहलाते थे, पर अब ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। सो अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन के हिसाब से उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 35 लाख है, तो ये बिल्कुल इस लिमिट के अंदर है, तो ये तो एकदम सही है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से उसका टर्नओवर कितना हो रहा है 2.5 CR, जो कि इस पॉइंट के हिसाब से वैलिड नहीं है और हमको दोनों कंडीशन पूरी करनी थी, इसीलिए फर्स्ट का आंसर रहेगा नो और सेकंड का आंसर रहेगा यस। क्यों? क्योंकि टर्नओवर उस केस में ये लोग कितना बता रहे हैं, केस 2 के अंदर 1 CR, जो 2 करोड़ की लिमिट के अंदर है। श्योर इनफ है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर घर में लेके आने थे, अगर इसमें गोबर किया ना तुम लोगों ने तो आथू। चलो फोर्थ क्वेश्चन है भाई, क्या है भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन? क्या गिफ्ट दिया है सारा तुमको। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अक्सर इज इन अ प्लांट रिसर्च एंड ही हैज इन्वेंटेड अ प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग बायोफ्यूल फ्रॉम सर्टेन प्लांट्स। जबरदस्ती तुमको घुमाने का नया तरीका, कुछ भी नहीं करना, तू बायोफ्यूल कर या फिर गोबर फ्यूल कर, ठीक है एकदम। अब इसने क्या लिखा है, नाउ ही इज प्रपोजिंग टू कमर्शियलाइज द इन्वेंशन, वाह, बाय प्रमोटिंग अ 1% कंपनी। ओके, सो ही वांट्स टू प्रमोट अ 1% कंपनी, हमने तो नाम भी नहीं सुना था कभी जीवन में। But he proposes his name and his wife's name as director. Oh my God, it's a 1% company और 2 नाम प्रपोज कर रहा है, खुद का his own name and उसकी वाइफ का नेम। ये कैसे हो सकता है? पर दोस्त इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि 1% कंपनी कैन हैव ओनली 1 मेंबर, बट एज कंपेयर टू डायरेक्टर्स इनको मिनिमम 1 डायरेक्टर की जरूरत है। हाउएवर ये भी कितने डायरेक्टर रख सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने अपना और अपनी बीवी का नाम एज क्या प्रपोज किया है, डायरेक्टर प्रपोज किया है, तो बिल्कुल अलाउड है इसको। सो एज ए कंपनी सेक्रेटरी क्लैरिफाई एक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ ओपीसी कैन हैव, तो आपको बताना है ओपीसी कैन हैव ओनली 1 मेंबर एंड 1 नॉमिनी, नॉमिनी जरूर बताना था। एंड अलॉन्ग विद दिस इनके पास डायरेक्टर्स हो सकते हैं विच इज मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कैन बी 15। उसके बाद इन लोगों ने बोला प्रोविजन ऑन बोर्ड मीटिंग की बात करनी थी। अच्छा देखो, अगर आप इसमें क्या बताना था आपको प्रोविजन ऑन बोर्ड मीटिंग में, अगर यहाँ पे सिंगल डायरेक्टर ही होता, अपने केस में सिंगल डायरेक्टर है नहीं, इन केस ऑफ सिंगल डायरेक्टर तो बोर्ड मीटिंग का कोई सवाल ही नहीं था, डायरेक्ट के डायरेक्ट मिनट्स बनाने थे और जो भी रेजोल्यूशन पास करना था उसमें साइन कर देना था। हाउएवर क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं तो आपको क्या लिखना था कि आपको साल में 2 बोर्ड मीटिंग करना जरूरी है इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, और दोनों के बीच में गैप होना चाहिए कितने का, कम से कम 90 डेज का। खत्म। श्योर इनफ है क्या? चलो भाई नेक्स्ट चीज क्या पूछी उसने, एनुअल जनरल मीटिंग। सर एजीएम काई को कर रहे आप, सिंगल मेंबर हो, खुद ही को बुलाओगे, खुद ही से बात करोगे क्या? सो नो रिक्वायरमेंट फॉर एजीएम एंड आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें और आपकी बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में सीएस का साइन कंपलसरी नहीं होता है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी साइन किया या फिर अगर एक सिंगल डायरेक्टर है उसने भी साइन कर दिया तब भी चल जाएगा। श्योर इनफ क्या? तो बस ये बताना था आपको डी क्वेश्चन के अंदर। लो भाई क्वेश्चन 1 के चारों हिस्से खत्म हो गए, आपके 20 नंबर। इससे सिंपल नहीं हो सकते थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इससे सिंपल आपको क्या दिया जा सकता था, सिर्फ जबरदस्ती ऊपर हल्के से प्रोविजंस बनाए थे इन लोगों ने। अच्छा अब है ना क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क मोर ऑन दिस। सो क्वेश्चन 2 का ए उठा लो। क्वेश्चन 2 इतना गिफ्ट दिया ना उन लोगों ने, आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ही किया होगा, 2A नहीं किया होगा। मुझे कंसिडरिंगली क्वेश्चन 2 बेटर लगा। पहला पूछा है कि भाई ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज कैपिटल रिस्ट्रक्चर करने के लिए जरूरी होता है, यस। और उसके अंदर उसने टाइप्स पूछे, टाइप्स में कुछ भी नहीं था। आपको याद हो मैंने आप लोगों को मैराथन के अंदर भी बताया था, इंक्रीज डिक्रीज। आप लोगों का कुछ मैराथन करप्ट हो गया था आई गेस, बट जो लोग यहाँ पे बैठे थे उन सब की बात कर रहा हूँ। इंक्रीज, डिक्रीज, सब डिवाइड, कंसोलिडेट, याद है क्या? ये सारे तरीके हैं भाई आपकी शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के। बस तो ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन था, हाँ इसीलिए 4 नंबर का भी है। सो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच ऑन दिस। क्या है भाई? हाँ ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा लगा मुझे वर्थ इट पूछने लायक।
तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें अपन ने कुछ बात करनी है, ठीक है। एलएलपी के ऊपर क्वेश्चन था। अगेन आप चाहें तो नोट्स का चैप्टर ओपन कर सकते हैं, एलएलपी का इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है भैया, आर्यन एंड आरव एंड एलएलपी हैविंग टर्नओवर ऑफ 45 लाख रुपीस। बच्चा टर्नओवर कितना है उसका, 45 लाख का टर्नओवर है क्या, बहुत ही बढ़िया। एंड कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये दोनों चीजें दी क्यों, क्योंकि इस पूरे आंसर के अंदर इन दोनों चीजों से कंपेयर करना है। कंट्रीब्यूशन कितना है पार्टनर्स का, 30 लाख रुपीस और अबव। इज सीकिंग योर एडवाइस इन द फॉलोइंग, इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्स एप्लीकेबल ऑन एलएलपी। अच्छा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि डीटी लगता है क्या इन लोगों को। बेटा एक चीज याद रखना, एलएलपी में स्ट्रेट 30% टैक्स का रूल है जैसा कॉर्पोरेट टैक्स होता है। हाउएवर एलएलपी का यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज, आप चाहिए तो नोट्स में जाके देखो एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी में, कि अपन लोगों ने टीडीटी एग्जेम्प्ट है। आप जब अपने पार्टनर्स को कोई भी डिविडेंड देते हैं दैट्स कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड, कोई सरचार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे आपका डीडीटी एग्जेम्प्ट है। तो इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल टैक्स एप्लीकेबल ऑन एलएलपी, नो, आपको इसके अंदर बताना था दैट एलएलपी इज ओनली सब्जेक्ट एज गुड एज अ कॉर्पोरेट टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%। हाउएवर देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी काइंड ऑफ डीडीटी ऑन एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स पार्टनर्स। सेकेंड चीज क्या पूछी, इज एलएलपी सब्जेक्ट टू ऑडिट। अच्छा ठीक है, ऑडिट के रूल्स क्या है। अच्छा मैंने ये समझा देता हूं किसको ऑडिट की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि अपने वाले केस में ऑडिट की जरूरत है क्या नहीं है। जिसका भी टर्नओवर 40 लाख से कम हो एंड उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से कम हो। आई एम सो सॉरी, और यहां पे और लगाना, आपका अगर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से और टर्नओवर 40 लाख से कम है, आप लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पर अगर इनमें से एक भी चीज ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। सर ऊपर एंड लिखा था, नीचे और, देखो समझो ऑडिट है ना, हम आपके ऊपर किसी भी तरीके से लाना चाहते हैं, तो चाहे आप यहाँ फंस जाओ चाहे आप यहाँ फंस जाओ, दोनों में से कहीं भी फंस गए तो आपको ऑडिट कराना ही पड़ेगा। जबकि ऊपर वाले केस में दोनों कंडीशन होनी चाहिए थी, तभी हम आपको स्मॉल कंपनी बोल रहे थे, इसीलिए यहाँ पे इसने और लगाया है। सो ऊपर वाले केस में देखो आपका टर्नओवर 45 लाख है, मतलब 40 लाख से ज़्यादा है, एंड कंट्रीब्यूशन 30 लाख है। ये तो चेक करने की भी जरूरत नहीं थी पर फिर कर दिया, तो दोनों ही चीज़ें ज़्यादा है, तो इन लोगों के ऊपर क्या लगेगा, आई एम सो सॉरी, ऑडिट का प्रोविजन लगेगा, इनको खुद का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यस, ऑडिट इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, तीसरा क्या है भाई, हाँ जी भाई, ये अभी है ना रिसेंटली 2017-18 में अमेंडमेंट्स थे, तो इज एलएलपी एलिजिबल, यस, एलएलपी को एफडीआई लाना अलाउ कर दिया है। कितना, 100% एफडीआई ला सकते हैं, पर कौन से सेक्टर्स में, जहां पे ऑटोमेटिक रूट से, जहां से ऑटोमेटिक रूट से आरबीआई ने 100% एफडीआई अलाउ किया है। तो वो वाले सेक्टर्स जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है, वहां पे आप एलएलपी भी 100% पैसा अपने कैपिटल का लेके आ सकती है। फोर्थ क्या है, स्टेट ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एलएलपी एक्ट। अच्छा है ना, जबरदस्ती ऑफेंसेज एंड पेनल्टी लिखा है, देयर क्वेश्चन वाज जस्ट लिमिटेड टू पेनल्टी। तो अच्छा, यूजुअली पहली बात समझना, ऑफेंस कब होता है, अगर आपके ईयर एंड से 30 अक्टूबर तक आपने अपने सारे के सारे फाइनेंशियल रिटर्न्स फाइल नहीं कर दिए हैं तो आपने ऑफेंस किया है। ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी चलती है, 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी चलती है, जब तक आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे के पूरे सबमिट नहीं कर देते हैं। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। आई थिंक दिस इज जस्टिफाइड इनफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली जाके नोट्स में देख सकते हो। जेवीज के ऊपर क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, जेवीज आर वेरी वैल्यूएबल, ऑब्वियसली जेवीज आर वैल्यूएबल, आप लोग के एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको चाहिए, कुछ पर्टिकुलर काम आपको करना है जो आप खुद के रिसोर्सेज से नहीं कर पा रहे, सो जेवीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल एंड चांसेस ऑफ देयर फेलियर कैन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अगर आप अच्छे से प्लान करके उनके साथ कोलैबोरेशंस करें जो चीज़ आपकी फुलफिल करते हैं जो आपके पास नहीं है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी ऑफ दिस सी क्वेश्चन, so I'm just writing it down. C is a direct question, so we are not discussing much over this. Let's go down to D. अच्छा, D बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। अच्छा राजा, ARC जब भी आए ना
ARC, ये भी है ना, देखो क्वेश्चन ने बड़ा जबरदस्ती का बनाया है इसको। ARC आर क्रिएटेड टू मैनेज एंड रिकवर NPAs कमेंट। सो मतलब आपको है ना, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने ARC है ना पार्ट C के मैराथन में भी पढ़ाया हुआ है IBC के अंदर कि सरफेसी एक्ट आता था। सरफेसी में क्या होता है, एक क्विक रिविजन दे देता हूँ। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी थी। यूजुअली जब बैंक किसी को लोन देती है तो वो लोन बैंक की क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसी लोन के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ये पैसा वापस आएगा, तो ये बैंक की क्या है, एसेट है। यही लोन के ऊपर जब इंटरेस्ट आना बंद हो जाए और इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट बंद हो जाए तो बैंक इसको, इसी एसेट को क्या बुलाने लगती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बुलाने लगती है। अब बैंक बोलती है कि मेरा काम है फाइनेंस करना एंड मेरा काम फाइनेंस रिकवरी नहीं है, मेरा काम फाइनेंस रिकवरी नहीं है। अगर मैं इसमें एंटर कर जाऊंगी तो मेरा ये सेक्टर वीक होने लगेगा। तो बेटर बैंक क्या करती है ना, आज के टाइम पे आपके लिए क्या बन गई है, ARCs बन गई है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज। अब ये एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी क्या करती है, बैंक से उनका NPA ले लेती है, बैंक से उनका NPA ले लेती है और उनसे इन रिटर्न उनको पैसा दे देती है। अब ये ARC का काम होता है कि बाहर, अच्छा बैंक को ये पैसा कहाँ से मिलता है, ARC दे रहा है, ARC ये पैसा कहाँ से लाता है, ARC बाहर इन्वेस्टर्स के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस पैसे को रिकवर करवा के दूंगा, आप लोग मेरे को पैसा दो, मुझे बैंक से ये NPA खरीदना है। अब ARC आगे, अब ARC आगे क्या करती है, रिकवरी करती है, सही बात है। अब यहां से आगे अपन सरफेसी के अंदर नहीं जा रहे, पर इधर से एक बात समझो, बैंक के लिए ARC कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर एट एनी टाइम बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसकी परफॉर्मिंग एसेट्स से ज़्यादा हो जाए, मतलब NPA इज हायर देन द परफॉर्मिंग एसेट्स, इस केस में RBI की गाइडलाइंस है कि बैंक को खुद को 6 महीने में बंद कर देना चाहिए। अब इसीलिए बैंक हमेशा कीन होता है कि जल्दी से जल्दी उसके NPAs यहाँ से हट जाए। श्योर है, तो यही चीज़ ARC आपके लिए बहुत इजीली करके देता है। सो अब पॉइंट पढ़ो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर क्रिएटेड टू मैनेज एंड रिकवर NPAs। अब कमेंट करना है उसके फंक्शन पे। तो फंक्शंस क्या थे, इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करना, बैंक से उनका NPA ले लेना और उसके बाद रिकवरी करना। और बेनिफिट्स क्या है, आपका NPA अगर ज़्यादा हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, प्लस ना से कुछ भला, तो ARC आपको मेजॉरिटी रिकवरी देती है। बेनिफिट एक और क्या है, इन्वेस्टर्स को भी एक अच्छा सा नया इन्वेस्टमेंट टूल मिल गया है। बेनिफिट क्या है, बैंक को भी बहुत इजीली उनके लॉसेस को वाइप ऑफ करने का एक तरीका मिल गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स थे ARC के, जो इन लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो D इज डन, 4 मार्क्स के लिए था ये क्वेश्चन भी आपके लिए। अच्छा, E के अंदर क्या पूछा भाई, पवन इनकॉर्पोरेटेड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 2016 फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग freshly chopped vegetables to various food chains and around New Delhi NCR. He wants his entity to recognize as a startup. ठीक है, तो मतलब क्या है, so they are just asking you a normal question. आप डायरेक्ट मेरे स्टार्टअप चैप्टर के अंदर जाओ, आगे से 9th और 10th चैप्टर एक बार प्लीज देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर रिकग्निशन ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप करके चैप्टर है, प्लीज आप देख लीजिएगा चैप्टर नंबर क्या है। आई माइट नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट द राइट चैप्टर नंबर, सो अगेन इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, सो नॉट टू बी डिस्कस मच अबाउट दिस। हाँ जी, अब क्या है, अच्छा क्वेश्चन 2 है ना, मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन 2 ज़्यादा लोगों ने अटेंड किया होगा, सो स्टिल जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन 2A कंसिडरेबली ज़्यादा ट्रिकी बनाया था इन लोगों ने एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 2। सो आई बिलीव कि एटलीस्ट 80 से 85% एटलीस्ट मेरे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स थे उन सब ने क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अटेंड किया एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 2A, जो ज़्यादा टफ बनाया था इन लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर इन लोगों ने केस लॉस ज़्यादा पूछे हैं, JVs के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। और इसके अंदर आप देखें तो क्वेश्चन 2 का 2nd, 3rd, 4th एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग 2nd, 3rd, 4th, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, JVs का बेनिफिट जो मैं अभी पीछे जस्ट डिस्कस करके आया, और 4th है इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, और यहाँ पे इलीगल एक्ट, अल्ट्रावायरस एक्ट क्या होते हैं। सो इसके अंदर एक फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑन द कॉन्ट्री 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे डायरेक्ट है। आप अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है कि भाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को
क्या रिक्वायरमेंट है बनाने की, आप डायरेक्ट मेरे चैप्टर में देखिए ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डायरेक्ट मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जेवीज आउटसाइड इंडिया कैसे बनते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, एन एक्स एन एम्प्लॉय इज अग्रीव बाय डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, फिफ्थ वाले में थोड़ा सा ट्रिक है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रिक आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा है। सो मैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आर वेरी टाइम पास, तो इनको आप आराम से बाद में भी देख सकते हैं। अच्छा एक सेकेंड, आप पहले फिफ्थ क्वेश्चन देख लें, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स है, एक एम्प्लॉय है बीजी लिमिटेड का, इज अग्रीव बाय द डिसीजन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो भाई बीजी लिमिटेड जो है, बीजी लिमिटेड जो है वो क्या कर रही है भाई, वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रही है उत्तर प्रदेश से हरियाणा। बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा कॉल है, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ठीक है क्या। तो यहाँ पे भाई इन भाई साहब ने क्या किया है, एक्स भाई साहब ने जाके एक पीआईएल फाइल कर दिया कि सर इस ट्रांसफर को रोको। क्यों रोको, इससे हमारी जॉब पे क्वेश्चन आ रहा है, इससे हमारी जॉब पे क्वेश्चन आ रहा है that the business of the company will be severely affected by the said decision of shifting of registered office। अब इसका क्या कहना है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे इससे हमको तो लॉस है ही, कंपनी को भी लॉस है, स्टेट को भी लॉस है। इसका आंसर है ना आपको डायरेक्ट मेरे वापस से नोट्स में मिल जाएगा, दैट कोई भी कंपनी, आप चैप्टर थर्ड के अंदर जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल्ट्रेशन क्लॉज फोर्थ वाला पढ़ेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको। सो चैप्टर 3 पार्ट बी ऑफ चैप्टर 3 के अंदर ऑल्ट्रेशन ऑफ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज देखना है, तो फोर्थ वाला जो ऑल्ट्रेशन है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब इसका आंसर याद रखना, ये पीआईएल फेल होगी, ये पीआईएल फेल होगी, दैट व्हाई नो शिफ्टिंग can be, no shifting can be stopped on the ground of loss of revenue to the state। क्यों, क्योंकि एक स्टेट का लॉस दूसरे स्टेट का प्रॉफिट है, और हम लोग देश का इंटरेस्ट देखते हैं, खाली स्टेट का नहीं। वन, सेकेंडली बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग देयर शुड बी नो रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, जॉब नहीं छीननी ऑफ एनी एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय यहाँ था तो वो वहां का भी एम्प्लॉय बन सकता है। हाँ, वो खुद रिजाइन करना चाहे वो कर सकता है, पर आप उसकी जॉब को रिट्रेंच नहीं करोगे। अगर वो आपके साथ आना चाहता है तो वो आएगा, श्योर एंड फेक यहाँ तक। तो बस यही दो कंडीशंस थी, यही है। और साथ में देखिएगा मैंने इसके अंदर केस लॉज भी डाल दिए। अब केस लॉज बड़े डायरेक्ट है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दोस केस लॉज अगेन अगेन, तो वहाँ पे मैंने आपके लिए 2 केसेस डाले हुए हैं, आप नोट्स में रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसकी पीआईएल फेल होगी, ठीक है क्या, खत्म है आपका पार्ट है यार, ठीक है क्या। आज जो भाई पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया यार इन लोगों ने, आपको इतना सिंपल पेपर दिया ना इन लोगों ने, ठीक है। अब पार्ट बी के अंदर क्या है भाई, अरविंद, दे वांटेड टू राइट अरविंद, बट अरविंद लिखा है। अच्छा ना, इस क्वेश्चन को ये लोग आपसे पूछना क्या चाह रहे थे ए में कि भाई ओएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, खत्म, और कुछ भी नहीं था। बट स्टिल इन लोगों ने कैसे पूछा आपसे, अरविंद हैज रिसेंटली कंप्लीटेड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड ही इज कीन इन स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सपोर्ट सर्विसेज। तो अरविंद क्या करना चाहते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सपोर्ट सर्विसेज टीएसएस क्रिएट करना चाहता है। ही हैज हर्ड अबाउट ओएसपी लाइसेंस। अब ओएसपी लाइसेंस क्या होता है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंस, एंड अप्रोच यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। अब इसको सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या बताना था कि भाई ओएसपी में, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स में आपको 4 बेसिस पे लाइसेंसिंग मिलती है, 4 बेसिस पे लाइसेंसिंग मिलती है। एक होती है आपके नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, दूसरा होता है नेटवर्क ऑफ एरिया, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। सबसे पहले तो आपको ये बताना था। अच्छा, अब ये जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, ओएसपी रजिस्ट्रेशन, ये किस तरीके के बिजनेस के लिए होता है, बीपीओ के लिए, कॉल सेंटर्स के लिए, साथ साथ में ये टेलीकम्युनिकेशन सपोर्ट सर्विसेज के लिए,
इनके लिए आपको क्या मिलता है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स का ये मिलता है। अब इसमें आपको है ना क्या डॉक्यूमेंटेशन, देखो इसने क्या पूछा, पर्पस एंड डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी फॉर मेकिंग एप्लीकेशन। पर्पस आपको समझ में आ गया कि अगर आपको ये काम करना है तो लाइसेंस चाहिए। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स, अच्छा आपको बताया गया बेस्ट पार्ट, रजिस्ट्रेशन के अंदर इसके डॉक्यूमेंट्स सबसे सिंपल थे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स देने थे आपको और कुछ भी नहीं देना। तो आपका पहला डॉक्यूमेंट होता था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा आपको देना है अपना MOA, तीसरा आपको देना है अपना AOA, फोर्थ है आपका नोट ऑफ बिजनेस मतलब पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है क्या, और तो क्या ही था इसके अंदर, एनी अदर relevant document as may be prescribed। अब इसको आपने कैसे देना था, इसको आपने कैसे देना था, फॉर्म 1 के अंदर आपको इसको फाइल करना है। फॉर्म 1 किस चीज का, फॉर्म 1 ऑफ योर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, OSP का फॉर्म 1 आपके लिए होगा। आपको फॉर्म 1 फाइल करना है विद द रेलेवेंट अथॉरिटी, ठीक है, विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। इसी के साथ आपको 2 चीजें और एक्स्ट्रा देनी होती है। आप चाहें तो ये 2 चीजें ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे भी लिख सकते हो, मैं इसको साथ में यहाँ पे लिखता हूं, बट आप ऊपर भी लिखें तो कोई पाप नहीं है इसके अंदर। एक तो आपको देना था अपने लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, दूसरा देना था लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक चीज और रह जाती है, क्योंकि अब ये टेलीकम्युनिकेशन वाले काम कर रहा है तो एक डायग्राम देना होता है, नेटवर्क डायग्राम, कि आप किस तरीके से काम करने वाले हैं ये बता दीजिए, नेटवर्क डायग्राम। खत्म, ये सारी चीजें आपको इन डॉक्यूमेंट्स के तौर पे देनी है और आपको प्रिस्क्राइब फीस देंगे तो आपको OSP के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। तो अगेन बड़ा टाइम पास का क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने इसका तो बुक में यहीं पे कुछ चैप्टर्स निकाल रखे थे। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एम्प्लॉय इज नॉट लायबल फॉर कॉम्पनसेशन अंडर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट। हमारे ऑर्डर फॉलो नहीं किए उसने, ड्रंक था या फिर ड्रग्स ले रखे थे, उसको सेफ्टी मेजर्स सिखाए थे लेना पर उसने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, वाइल एट वर्क उसने अपने सेफ्टी गार्ड्स हटा दिए, नेग्लिजेंस के साथ काम किया, रेकलेसली काम किया। ये सारे रीजंस की वजह से आपको कभी भी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अच्छा आप अगर चाहें तो इसको तो आप डायरेक्ट है ना, BNC का फोल्डर मेरे पास यहीं पड़ा हुआ था तो मैं आपको बता दूं, इसमें आप अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 17.23 पे जा सकते हो। ठीक है, व्हेन एन एम्प्लॉय इज नॉट लायबल फॉर कॉम्पनसेशन, ये स्ट्रेट अवे दे रखा है। अब यहाँ से उठा के देख लेना, वही है जो मैं आपको बताइए, ड्रिंक ड्रग्स, ये 1-2 चीज़ें और है। अगर आपको 3 दिन से कम की इंजरी हुई है तब, या फिर कोई इंजरी हुई जिससे ना आपको डेथ हुई ना डिसेबलमेंट हुआ, और वो भी कौन सा तरीके का एक्सीडेंट है जो आप ही के ड्रिंक और ड्रंक करने की वजह से था, विलफुल डिसोबीडियंस दिखाया या फिर आपने सेफ्टी गार्ड्स हटा दिए, तो वही पॉइंट्स हैं। तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या Shravan is carrying out building contract works for industrial and commercial customers. He engages 25 workers on regular basis. Wants to know about the applicability. अच्छा एक सेकेंड, ये भी वैसे उसके अंदर डायरेक्ट ही है उसी के अंदर, बट ठीक है मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोविजन बता देता हूँ, बाद में आप आराम से बैठ के नोट्स के अंदर देखते रहना और कंटेंट देखते रहना। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्त। ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया अबाउट कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट के अंदर एप्लीकेबिलिटी होती है हर स्टैब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 वर्कर्स हैं, या हर कॉन्ट्रैक्टर जिसने अपने अंदर 20 वर्कर्स अपॉइंट किए हैं। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और लाइसेंस करवाना पड़ेगा। लाइसेंसिंग करवा ली तो इसके टाइम पे इसने आपसे क्या पूछा है कि ऑल्सो ब्रीफ हिम द डिटेल्स रिगार्डिंग द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसके पास 25 वर्कर्स है, ठीक है, तो 25 वर्कर्स के हिसाब से क्या इनको एप्लीकेबिलिटी आती है? यस, इनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आएगी ही आएगी, तो दे हैव टू गेट द एप्लीकेशन डन। साथ में इनको कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने,
एम्प्लॉयर को दोस्त सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर, अच्छा आपको रजिस्टर नंबर याद नहीं रखता था, खाली रजिस्टर थे, मैंने आप लोग को यहाँ भी सबको बताया था। एम्प्लॉयर को सिर्फ एक ही रजिस्टर मेंटेन करना होता है अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्टर्स, और कॉन्ट्रैक्टर्स को मल्टीपल रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, जिसके अंदर एक होता है कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्कर्स रजिस्टर। ठीक है क्या? किन किन को इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कार्ड दे रखा है अभी, मतलब करंटली, और जिनको निकाल दिया उनका टर्मिनेशन सर्टिफिकेट। श्योर है क्या? खल्लास, इतना ही था। आपको चाहिए तो आप इसको भी डायरेक्ट नोट्स में दे सकते हैं, एज इट इज स्ट्रेट क्वेश्चन है ये। फोर्थ वाला भी अगेन बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। भास्कर इज प्रेजेंटली रनिंग अ बिजनेस ऑफ फाइनेंस। वाओ, अब ये क्या बोल रहा है, ये खुद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी बनाना चाहता है। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू इज कि ये एक एनबीएफसी बनाना चाह रहा है, क्या एनबीएफसी को आरबीआई से अप्रूवल लेना जरूरी है? द आंसर इज यस। प्रोसीजर स्ट्रेट है, डायरेक्ट एनबीएफसी वाले चैप्टर के अंदर जाना, मैंने आरबीआई प्रोसीजर लिख रखा है, वो फॉलो कर लेने का। प्लस देखो इसने साथ में क्या लिखा, ही सीक्स योर एडवाइस to know whether it is NBFC requiring RBI's India's registration and criteria to be satisfied by the company। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना था? The procedure to get approval from RBI। सेकेंड, और क्या लिखना है? देखो मैंने ना स्टार्टिंग चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको दे रखी टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, उसके अंदर मैंने ना इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी दे रखी है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने इतने प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में ही करने चाहिए, उधर में ही फाइनेंस करना चाहिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट है। तो आपने क्या करना है, मेरे एनबीएफसी वाले चैप्टर में जाना है, आरबीआई गाइडलाइंस देखनी और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी देखना है, ये दो ही चीजें बतानी थी उसके अंदर। सो आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम ओवर हियर। क्या मस्त है यार। क्वेश्चन फोर्थ, एकदम टाइम पास वापस से, फैक्ट्रीज एक्ट का क्वेश्चन है। इसने तीन चीजें पूछी है। अ फैक्ट्री इज 100 मेल एम्प्लॉयज एंड 50 फीमेल एम्प्लॉयज। सो प्रैक्टिकली दे हैव 150 एम्प्लॉयज, डजंट मैटर मेल है या फीमेल है। बहुत बढ़िया यार। फैक्ट्री मैनेजर इज कीन टू नो वेदर द फैक्ट्री हैज टू प्रोवाइड फॉलोइंग वेलफेयर टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। फर्स्ट एड अप्लायंसेज, यस, फर्स्ट एड अप्लायंसेस देना पड़ेगा। फॉर एवरी 150 वर्कर्स यू हैव, आपको एक फर्स्ट एड अप्लायंस देना पड़ता है। श्योर है? तो फर्स्ट एड अप्लायंस लगेगा, यस, आपने बताना है 150। सेकंड उसने पूछा कैंटीन फैसिलिटी। कैंटीन फैसिलिटी तब लगती है जब आपके पास 250 वर्कर्स एंड अबव होते हैं, तो नहीं, आपको कैंटीन फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं, वो अबव 250 लगता है। एंड थर्ड है क्रीचेस। क्रीचेस का मतलब क्या होता है? बेबी सिटिंग के लिए विमेन को जगह देना। तो इसके लिए आपके पास 30 विमेन होनी चाहिए, आपके पास 50 फीमेल है। नाउ डू यू गेट इट? कि उसने अलग अलग बताया, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पास 20 ही फीमेल्स होती तो क्रीचेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, पर क्योंकि यहाँ पे 50 फीमेल्स हैं और 30 में क्रीचेस देना होता है, तो यस यू हैव टू प्रोवाइड देम विद क्रीचेस। हो गए आपके 3 नंबर तैयार। श्योर है क्या? चल दो भाई आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज डायरेक्ट, नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट दिस। हरप्रीत चचा है ना, हरप्रीत चचा, उनकी मास्टर्स डिग्री चल रही है एंड ही इज लर्निंग अबाउट सम एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो इसने कुल मिला के इसके अंदर पूछा है एनजीटी। डायरेक्ट नोट्स में जाओ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर देखो एनजीटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाए, एफॉरेस्टेशन करना, लोगों को अलाउ करना कौन सी ज़मीन को कल्टीवेट करना है, किसको नहीं करना, कौन सा ग्रीन बेल्ट में आता है, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एनजीटी के बताने के। अच्छा, आपको अगर फन फैक्ट ना बताओ तो एनजीटी इज़ इन पुणे एज वेल and it is very powerful. I have actually gone to NGT many times और genuinely ये ट्रिब्यूनल बहुत अमेजिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज आईपीआर का क्वेश्चन है। आईपीआर के अंदर ये क्या पूछना चाह रहा है आपसे भाई? टोनी सिंह एक बढ़िया परफॉर्मर है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है मतलब कॉपीराइट की बात हो रही है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है भाई, तो इसने अपना आर्टिस्टिक राइट्स किसी पॉन सन स्टूडियोज को दे रखे हैं चंडीगढ़, और गलती से क्या हो रहा है भाई, कोई दूसरी कंपनी है जो इसके टॉयज बना के, अपने टोनी सिंह के टॉयज बना के बाहर बेच रही है, उसकी पॉपुलैरिटी के नाम पे बढ़िया पैसे छाप रही है एकदम। तो क्या ये टोनी सिंह के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है, और अगर है तो उसको क्या रेमेडीज मिलनी चाहिए? तो राजा ये है ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट 16.11 पे भी जा सकते हैं।
मैंने पार्ट ए के ना ऐसे बाहर नोट्स निकाले क्योंकि आंसर स्कैटर्ड होते हैं। मैंने पार्ट बी और सी में ना डायरेक्ट ऐसे नोट्स रेडी रखे हुए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप देख के एकदम कनेक्ट कर पाएं। ये रहा एक तो पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, और क्या पूछा था इसने, रेमेडियरी। ये रहा आपका इन्फ्रिंजमेंट, कॉपी बनाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिक एग्जीबिशन करना, इन्फ्रिंज करना कॉपी को। और इसकी पेनल्टी, पेनल्टी क्या है, 50,000 रुपये कम से कम फाइन लगेगा भाई, और जेल होगी 6 महीने, सब्सिक्वेंट में 1 साल की जेल है, और फाइन होगा 1 लाख रुपए। ये आपकी पेनल्टीज हैं जो आपको बतानी थी, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। चलने दो भाई। नेक्स्ट है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस अगेंस्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा ये पर ये लाइन गलत है, आपने सी क्वेश्चन की ट्रिक नहीं समझी हो तो समझ लेना, इसने ना आपसे उल्टा पूछ लिया एक्चुअली, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16.11 नोट्स का आप आराम से देख सकते हैं। डी क्वेश्चन, यार है ना पार्ट बी के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पी लेंगे, ठीक है, आप भी पी लो पानी वानी। क्या क्वेश्चन है भाई, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इंटेंड्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द जनरल पब्लिक अगेंस्ट एनी अनफोर्सीन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। नहीं, उल्टा होता है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस है ना, बस इसमें इतनी सी ट्रिक थी कि आपने इस आंसर को उल्टा जस्टिफाई करना था। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस बिजनेस को प्रोटेक्शन देती है, बिजनेस को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट whom? पब्लिक क्लेम। मान लो आप कुछ काम कर रहे थे जिससे पब्लिक हर्ट हो गई या फिर उनको नुकसान हो गया, इफ दे क्लेम अगेंस्ट यू, तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस इनको पैसा देगा, आपको बिजनेस को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपकी लायबिलिटी अब्सॉल्व हो जाती है। सोचो एक, अच्छा ये किन लोगों को करना होता है, जिनके कस्टमर्स से रेगुलर इंटरेक्शंस होते हैं, जिनसे पब्लिक का रेगुलर इंटरेक्शन होता है, जिसके अंदर पब्लिक के हेवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये सारी चीजों के अंदर अपन बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक क्लेम्स आ रहे हैं। अगर इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए तो बिजनेस को इन क्लेम के अगेंस्ट बचाने के लिए ये लोग क्या करवा लेते हैं, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। सिंपल है क्या? चलो भाई, ई क्वेश्चन क्या है, Prabhat is proposing to start a new business, wants to know from you the mandatory annual compliances for an LLP and a partnership. Go to LLP chapter, mandatory compliances. Straight question. ये आपको है ना दोस्त पार्ट ए के अंदर मिलेगा, पार्ट बी के अंदर डाल दिया, बट ये पार्ट ए के अंदर मैंने डिटेल में दिया हुआ है। और अगर आपको चाहिए तो ये एक और जगह पे अपने डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन चैप्टर्स के अंदर, एलएलपी के रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स के लिए मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंसेस कौन से करने हैं। नेक्स्ट 4A का जो 1 क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ द सिलेबस था, क्योंकि डिजाइन एक्ट आपके आईपीआर के अंदर इन लोगों ने कवर नहीं किया है, पर इन लोगों ने आपको दे दिया है ये क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर यार ये कहाँ से आ गया। अगेन दोस्तों, आईपीआर का राइट अपन ने क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, बट इवन आई एम अ बिट अमेज्ड कि इन लोगों ने डिजाइन एक्ट का क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि इन लोगों ने चैप्टर के अंदर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इनके ऊपर ज़्यादा बात करी थी, और डिज़ाइन की तो 2-5 लाइन ही दी थी। सो दिस शुड हैव नॉट बीन इन द पेपर, बट इफ इट इज वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। हाँ जी। One of the objective of design rules is to enable protection of newly created designs applying to an article manufactured by a particular industrial process. अच्छा, डिज़ाइन एक्ट है ना, क्या बता रहा था आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, हर चीज़ के ऊपर है ना डिज़ाइन एक्ट बहुत इजीली लगता है। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हो तो आप फैंटा की बॉटल के अंदर, पेप्सी की बॉटल के अंदर और थम्सअप की बॉटल के अंदर फ़र्क बता सकते हो खाली बॉटल देख के। तो ये बॉटल क्या है, डिज़ाइन के अंदर रजिस्टर्ड है। तो कोई भी ऐसी एस्थेटिक डिज़ाइन या फिर कोई ऐसी डिज़ाइन जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करती है, ऐसी डिज़ाइंस को डिज़ाइन एक्ट 2001 प्रोटेक्शन देता है, सो दैट एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनी रहे, उसकी पैकेजिंग बनी रहे, जो उसको डिज़ाइन दे रही है, जो उसका लुक दे रही है। तो अपन फैंटा की बात कर लें, थम्सअप की बात कर लें ना, आप उन बॉटल्स को देख के पहचानते हो। डिज़ाइन एक्ट कहाँ तक आता है आपको पता है, वो छोटा सा पेपर होल्डर आता है, पेपर क्लिप जो इतनी सी होती है, पेपर अटैच कर देती है, इवन दैट कम्स अंडर डिज़ाइन एक्ट। सो हर चीज़ डिज़ाइन एक्ट के अंदर है। तो इसके अंदर कुल मिला के थोड़ी सी आपको फेकालॉजी ज़्यादा करनी थी अबाउट कि भाई कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाई है, कुछ भी बनाई है, अगर वो एस्थेटिक डिज़ाइन है, कोई ऐसी डिज़ाइन है जो प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करती है, या फिर उस डिज़ाइन से कोई प्रोडक्ट का यूसेज बढ़ता है, या फिर उस प्रोडक्ट का यूसेज बेटर हो जाता है, तो ऐसे केस के अंदर डिज़ाइन एक्ट 2001 आपको प्रोटेक्शन देगा। श्योर है ना? अब कल आप ऐसे गोल तवा बना के नहीं बोल सकते मेरा नया डिज़ाइन है तवा बनाने का। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर कुछ नया नहीं है, दैट्स क्वाइट कॉमन टू इट। तो बिल्कुल बेसिक जनरल कॉमन डिज़ाइंस नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपीराइट का है। आप डायरेक्टली इस बी क्वेश्चन को देखें, बहुत प्यारा लिखा है। प्रेरणा हैज टेकन सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। वाओ, प्रेरणा ने लाइब्रेरी से किताबें ली हैं। एंड शी वॉन्ट्स टू रिप्रोड्यूस वर्बेटिम। अच्छा, वर्बेटिम का मतलब कुछ होता नहीं है, इट्स वर्ड बाय वर्ड, एग्जैक्टली छापना था उसको। बुक्स उठाई थी, कुछ छापना था। सम पेजेस फ्रॉम द बुक फॉर हर, ये ऑफर पीएचडी नहीं था, फॉर हर पीएचडी थीसिस था। तो मान लीजिए जैसे मैं अपनी पीएचडी थीसिस लिख रहा होता हूँ, तो मैं बहुत बार कोई बुक्स उठाता हूँ जिनमें से मैं कुछ डायरेक्ट कंटेंट उठा के मेरी पीएचडी थीसिस के अंदर दिखाता हूँ कि मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि इस थीसिस का पार्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया कि ये जो प्रेरणा दीदी है, जो ऐसे बुक्स में से डायरेक्ट उठा के छापा छापी कर रही हैं, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं? दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट स्टडी के लिए ऐसा कुछ कर रही है, तो इसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोलते हैं। ऑल्सो प्रीफर द एक्सेप्शन अवेलेबल टू द पर्सन इन केस ऑफ कॉपीराइट लॉस। तो आपको ना मैंने इसके एक्सेप्शन 16.9 पेज पे दे रखे हैं कॉपीराइट के, जल्दी से दिखा देता हूं आपको यार। ये फॉर द पर्पज ऑफ प्राइवेट स्टडी, क्रिटिसिज्म एंड रिव्यू, करंट इवेंट्स रिपोर्ट करने के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए, कोई एमेचर क्लब नॉन पेइंग ऑडियंस के लिए कुछ कर रहा है, मतलब पैसे नहीं कमा रहा। एंड सेकंड लास्ट क्या था, आपने कोई साउंड रिकॉर्डिंग करी, लिटरेरी, ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क अंडर सर्टन कंडीशंस, मतलब अपन ऐसे गाने नहीं गाते, मतलब किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आपने कोई गाना बना दिया और किसी दूसरे की धुन पे गाना बना दिया। लाइक यू कैन सर्च फॉर, EIC ने मोदी के ऊपर एक गाना बनाया था, मोदी जी के ऊपर एक गाना बनाया है, तो अब आप उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि they have just used it to show something or their views over it। तो वो गाना नहीं बनाना चाहते थे, वो एक्चुअली बस एक अपनी वर्डिंग्स और फीलिंग्स पास ऑन करना चाह रहे थे। लास्ट क्या है, अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हो या फिर रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज़ करते हो, पैसा कमाने के लिए नहीं, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आती हैं। ये क्वेश्चन था आपका प्रेरणा दीदी का, एकदम ठीक है क्या? 3 नंबर देके जाता है ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट। चलो भाई आ जाओ, आ गए अपन यार, एकदम एंड की तरफ आ गए। सुकृत भाई एक फैब्रिकेशन यूनिट चला रहे हैं, 5 वर्कर है, छोटा बिजनेस है भाई का। प्लान कर रहे हैं एक्सपांशन करने का, 10 से नए 15 एम्प्लॉयज आना चाहते हैं। प्लानिंग कर रहे हैं रजिस्टर करवाने की अपने बिजनेस को ESI के अंदर। आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं, extend the benefit to all his employees. He is keen to know the benefits available to him as an employer in extending ESI facilities. इसके अंदर आपको 17.9 के अंदर जाना था। एक सेकेंड, आपको यहाँ पे ESI मिलेगा 17.9 पे। एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयर्स, आप उसने आपसे एक चीज़ पूछी थी, एम्प्लॉयर्स का फायदा क्या है? उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है मेडिकल बेनिफिट्स देने की, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने की, या फिर कोई भी वेल सिक्योर्ड वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव कब होता है? जब उसको पता होता है कि वो सिक्योर्ड है। एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव हो जाते हैं, सिक्योर्ड फील करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है अगर कोई भी फिजिकल डिस्ट्रेस हो गया है, और अगर कोई भी कॉम्पनसेशन देना है तो ESIC को अपन लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन भी मिलता है इसके अंदर। तो ये थे आपके बेनिफिट्स जो आपको बताने थे, बस ठीक है यार, इतने बताना था इसके अंदर, तो और कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो 17.11 पे वो देख सकते हैं। इट्स अगेन अ रिपीट पॉइंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। RBI के अंदर लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सो गोज डायरेक्ट। 5th क्वेश्चन, अच्छा 5th क्वेश्चन है ना आपका, एक्चुअली पर से पार्ट नहीं था, एक कंपनी लॉ का पार्ट था जो आपके इस जगह पे डाल दिया इन लोगों ने। पार्ट B का लास्ट क्वेश्चन, इन भाई साहब ने आपसे क्या पूछा है? TPS प्राइवेट लिमिटेड जो 1 अगस्त 2017 को बनी थी, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? साकेत, न्यू दिल्ली में है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ने अपने सारे रिकॉर्ड्स कहाँ रख दिए? अदर ब्रांच में रख दिए, जनकपुरी में, दिल्ली के अंदर ही जनकपुरी में रखे। एक्सप्लेन कि क्या कंपनी अपने स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स को दूसरी रजिस्टर्ड ऑफिस से हटा के दूसरी जगह रख सकती है? आपको सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है। अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होती हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से कोई भी चीज़ हटा के कहीं भी और रख सकते हैं। 3 नंबर के लिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। आप जहां भी रख रहे हो, क्या वहां पे आपकी 10% ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते हैं? आप बुक्स कहां रखोगे? जहां पे एटलीस्ट 10% ऑफ द मेंबर्स रिसाइड करते हैं या उससे ज्यादा।
एंड सेकंड, साथ में आपको एक और कंडीशन करनी है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि हम हमारी स्टैट्यूटरी बुक्स अपने ऑफिस में नहीं रख के, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख के कहीं और रखना चाहते हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो अ कंपनी इज वेल अलाउड टू शिफ्ट देयर बुक्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस टू एनी अदर ऑफिस एनीवेयर जहाँ पे उनके 10% मेंबर्स एटलीस्ट पर्टिकुलरली रिसाइड करते हैं। सो दिस फिनिशेस ऑफ योर पार्ट बी। चलो दोस्तों, पार्ट सी खत्म कर देगा जल्दी से यार। चलो यार, पार्ट सी में यार, पार्ट सी आपको बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही बढ़िया बनाया है। मैंने इसके अंदर आपको डायरेक्ट बैक टू बैक पेजेस ही मार्क कराता जाता हूँ, जो बाद में आप आराम से रेफरेंस के लिए देख सकते हो। एंड लकीली पार्ट सी का पूरा पूरा मैराथन भी अवेलेबल है, तो जस्ट इन केस यू फील लाइक कोई भी चीज़ रेफर करनी है तो आपके लिए बड़ा ईजी होगा वो रेफर करना। ठीक है क्या? तो अब आपके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट सी बहुत ही सिंपल बनाया है यार, मतलब पार्ट सी के अंदर पूरा का पूरा आईबीसी है प्रैक्टिकली। इन लोगों ने और कुछ पूछा ही नहीं है। पहला क्वेश्चन इन लोगों ने आपसे पूछा है, ये मेन ट्रिकी पार्ट था, जिसके अंदर पूछा गया है कि भाई एबीसी लिमिटेड ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट की है आरएस लिमिटेड के खिलाफ फॉर रिकवरी ऑफ डेट। तो भाई एबीसी ने डेट रिकवर करना है कितना? 2.86 सीआर। मनी इज नॉट मैटरिंग, बस सिर्फ एक बात थी कि 2.86 सीआर रिकवर करने हैं। अच्छा, इन लोगों ने ना इसके लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है। तो इन लोगों ने क्या किया ना, ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको अपॉइंट किया है? कोई राहुल नाम के बंदे को अपॉइंट किया है। राहुल कौन है? कोई सीए टीम का एम्प्लॉय है। तो लेट्स अज्यूम कि ये शायद एक सीए ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं उससे। इसको अपॉइंट किया है क्या बना के? अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना के। और अभी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या राहुल को अपन ऐसा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकते हैं? दोस्त, इसका आंसर नो है। इसका आंसर नो है। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट अपने नोट्स में रेफर कर सकते हैं, ये है ना 21.5 में मिलेगा। कोई भी इंसान जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहता है उसको रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, प्लस अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को हमने एक चीज़ बोली है कि आप लोगों ने किसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसी के साथ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है? सेक्शन 8 कंपनीज की तरह रजिस्टर होती हैं, उनके साथ रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, आप लोग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे राहुल है, वो कोई एक एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट टीम का पार्ट है। ही इज अ प्रोफेशनल बट नॉट अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो देखिएगा, आरपी इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स हु डू ऑन मीटिंग स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया। आपके एक्ट ने भी यहाँ पे अपने को पढ़ाया नहीं है। is registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India. Only a person who is registered as a RP or insolvency professional can act as such. तो जब तक आप बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर जाता है नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इन लोगों ने पूछा, डिस्क्राइब द प्रोसीजर मेंशन अंडर सेक्शन 53 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन। दिस इज वाटरफॉल अरेंजमेंट 21.8। आ जाइए डायरेक्ट 21.8 पे। बहुत ही टाइम पास है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट पे करना होता है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, आपके वर्कमैन मतलब जो वेजेस पे वर्कमैन है ना, उनकी 24 मंथ्स की, जो भी आज लिक्विडेशन से 24 मंथ्स की पहले की जितनी भी बाकी हैं ड्यूज, वो क्लियर करने। उसके बाद जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिन लोगों ने अपनी एसेट्स रिलिंग्विश कर दी है और बोला कि हमको एसेट्स के खिलाफ नहीं, जो लिक्विडेशन प्रोसीजर है वहां से सारा पैसा रहा है वहां से पे ऑफ करना, फिर अपन उनको देते हैं। देखो यहाँ पे 2 बार सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नाम आएगा, एक यहाँ पे एक और बार नीचे। अगर आपको इसको इन डिटेल जानना है तो आप आराम से मेरा मैराथन लेक्चर देखिएगा, उसमें डाला हुआ है मैंने। थर्ड, वेजेस की बात करनी थी। अच्छा, ऊपर बात करी, पहले अपने वर्कमैन का पे करो 24 मंथ्स का, फिर सिक्योर क्रेडिटर्स को दो, फिर पैसा बच जाए तो आपके एम्प्लॉइज को दो, उसने पिछले 12 महीने में अगर उनके कोई ड्यूज रहे हैं तो देखना, wages and any unpaid dues other than workmen for the period of 12 months preceding the liquidation। उसके बाद unsecured creditors को पैसा दो। अब इसके बाद unsecured तक हो गया, अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा देना बाकी है, उनको उनका पैसा दो। अब देखो, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी रिलिंग्विश नहीं करी और एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, मान लो उनके पैसे पूरे के पूरे रिकवर नहीं हुए, तो जितना पैसा बच गया, अगर एंड में कुछ बचा तो आपको और देंगे, वरना नहीं देंगे। उसके बाद इसके बाद अगर कोई और डेट बचती है, फिर फीस देना बच जाती है, वो फिर प्रेफरेंस शेयर्स, फिर इक्विटी शेयर्स। दिस इज योर वाटरफॉल अरेंजमेंट, 3 मार्क्स 21.8 पे दिया हुआ है आपके नोट्स के अंदर भाई। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भाई, प्रीता हैज रिसेंटली बिकम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, शी वांट्स टू नो अबाउट एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेटस शोन इन एमसीए वेबसाइट। अच्छा, एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है यार? ऐसी कंपनी जिसको डोरमेंट स्टेटस मिल जाता है वो एक इनएक्टिव कंपनी होती है। इनएक्टिव कंपनीज को डोरमेंट स्टेटस मिलता है ना, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर पे मार्क करवा देता हूँ यार, तो इतनी मेहनत नहीं आपके लिए। कहाँ गया भाई? देख लो, inactive company means is not carrying on any business operation,
हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द 2 years, एंड जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द 2 financial years में उसने कुछ भी नहीं किया है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन पेमेंट ऑफ फीस टू रजिस्ट्रार, फुलफिलमेंट ऑफ दिस एक्ट के अंदर कोई पेमेंट किया है, एक्ट के अंदर की कोई फीस भरी है, या फिर ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के कोई खर्चे भरे हैं, इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। अगर यही ट्रांजैक्शंस किए हैं तो आप इनएक्टिव के लिए क्वालिफाई करते हो, और अगर इनमें से आपने कोई भी काम कर दिया आप बन जाएंगे एक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी अपने लिए क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है डोरमेंट स्टेटस। ये रहा ऑब्टेनिंग डोरमेंट स्टेटस एज इट इज, बैक टू बैक स्टेप वाइज दिया है आप लोग को, एकदम ठीक है क्या? दिस डन्स योर क्वेश्चन 3 फॉर 3 marks। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, एनसीएलटी के ऊपर क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का है ना मॉरेटोरियम के ऊपर है। आप डायरेक्ट आ सकते हो 21.4 पेज पे, मतलब मेरे को नहीं लगता था कि इससे डायरेक्ट पेपर कोई दे सकता है आपको। 21.4 पे आइए। हाँ जी, मॉरेटोरियम का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कभी भी आपके खिलाफ कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपके ऊपर प्रोहिबिशन आ जाता है कि आप सर्टेन टाइम तक कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी यूज नहीं कर सकते। सो एनसीएलटी हैज पास्ड ऑर्डर फॉर कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ डोरा ट्रैवल्स। वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स हैज अप्रोच्ड यू टू नो द इफेक्ट ऑफ मॉरेटोरियम अपॉन कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी। ये रहा आपके लिए। कोई भी सूट, कंटिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डेटर एक्सक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल, पैनल और अदर अथॉरिटी सस्पेंड हो जाएगा। सेकंड, आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, एलिनेट नहीं कर पाओगे, डिस्पोज नहीं कर पाओगे कोई भी प्रॉपर्टी। थर्ड, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने का, या किससे पैसा रिकवर करने का, सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिकवर करने का, या फिर आप कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय इट्स पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर मॉरेटोरियम का, जैसे ही मॉरेटोरियम लगता है। मॉरेटोरियम कब लगता है आपके ऊपर दोस्त, जैसे ही आपके लिए सीआईआरपी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। सो ये अगेन आपके लिए 3 मार्क का क्वेश्चन था भाई। इसके बाद क्या है, Mithali Sports LLP has been struck off by Registrar of Companies. One of its unsecured creditors has approached you to know his eligibility in making application for revival of struck off of LLP. Again, revival of LLP मैंने डायरेक्ट डाला है आप लोग के लिए, प्लीज देख लीजिएगा यार। लास्ट ही था मेरे हिसाब से रिवाइवल। Restoration of the company, ये application to NCLT for restoration of the name of the company। आप restoration of the name of the company की बात कर लो या फिर LLP की बात कर लो, ठीक है। मैंने आपको LLP पढ़ाया है, कंपनी पढ़ाया है, ठीक है ना। तो अब ऐसे मत करना कि साले गोबर कर दो कुछ। एक सेकेंड, ये रहा प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन टू एनसीएलटी इज द सेम जो आपको रिस्टोरेशन की बात करनी थी, सेम एज कंपनी। तो इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर के लिए तुमसे पूछा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट तुम अगर एक कंपनी वाला भी लिखते तो एकदम जस्टिफाइड आंसर आता। कहाँ गया, ये रहा, बस डिट्टो लिखना था। 6 पॉइंट थे आपके लिए, डायरेक्ट आंसर है। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग मच ऑन दिस। अब नेक्स्ट वाला है आपका 6th क्वेश्चन ए, योगेंद्र एन अलॉटी ऑफ फ्लैट इन रियल एस्टेट। इसमें आपको दिक्कत आनी चाहिए थी, इसमें आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए थी। अच्छा, ये ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। इन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वालिटी क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से यार। अब बात समझना, ये क्या कह रहा है ना, योगेंद्र है एक अलॉटी ऑफ अ फ्लैट इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाय द कंपनी बट ही हैज नॉट बीन डिलीवर्ड फ्लैट एज पर अग्रीमेंट। अब सवाल क्या उठ रहा है कि भाई सर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कौन करता है, या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर। वही अप्लाई करता है कि भाई हम लोग को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करना है और उन्हीं से आगे बढ़ती है। यार इसने तो फ्लैट खरीदा है, अब ये ऑपरेशनल क्रेडिटर भी नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं है, तो क्या ये आपके खिलाफ एप्लीकेशन डाल सकता है आईबीसी के अंदर? अब ना देखो, जब पहले ये एक्ट आया था ना तो भाई सारी जगहों पे क्लैट, एनसीएलटी, इन सब ने एक ही चीज बोली थी कि नहीं,
आप एक अलॉटी हैं, ना आप फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ना आप ऑपरेशनल क्रेडिटर है, आप कुछ नहीं कर सकते। पर 2018 में इन लोगों ने इस पोजीशन को चेंज किया है और एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, अगर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो अलॉटी होता है उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया है। तो इस केस के अंदर ये जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर जो बंदा है ना, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है और ये एप्लीकेशन कर सकता है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया था, योगेंद्र इज एन अलॉटी ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रमोटेड बाय अ कंपनी, उसको फ्लैट नहीं मिला, ही हैज अप्रोच्ड यू टू नो वेदर ही कैन मेक एन एप्लीकेशन अंडर आईबीसी, द आंसर इज प्रीटी मच यस। इसके अंदर आपको बताना था 2018 के अंदर इनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो इसके लिए आपको बताना था क्रेडिटर कौन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, दोनों को अलाउड है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर अप्लाई करना। पहले इसकी पोजीशन में ये कोई भी तरीके का क्रेडिटर नहीं था, अब ये एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है। उसके बाद इन लोगों ने आगे पूछा what status he can make application, also brief in the timeline for corporate insolvency process। 21.2 देख लो, ये आपका रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो अब बैठ के मैं आपको पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस समझाऊं जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट मेरे नोट्स उठाओ, 21.2 देख लेना। 21.2 से 21.3 तक आपको पूरा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस मैंने दिया है। अगर ना समझ में आता हो प्रोसेस, फिर पढ़ने का मन हो, पार्ट सी का मैराथन अपलोडेड है, उधर जाके आप चेक कर लेंगे। 21 चैप्टर के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। लास्ट आया आपका क्वेश्चन और हम आपके पेपर डिस्कशन से फ्री होते हैं। ये क्वेश्चन भी वापस से आईबीसी के अंदर से आया है, जिसका जवाब मिलेगा आपको 21.6 के अंदर। इन लोगों ने आपसे पूछा है भाई यूएन इंफ्रा लिमिटेड इज कंटिन्यूसली मेकिंग लॉसेस, कोई नुकसान हुआ है, ऐसी बात नहीं, कोई केस हुआ है, एंड इसके डायरेक्टर्स ने प्लान किया वॉलंटरी वाइंड अप करने का। एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज ऑन कंडीशन, ऑल्सो एडवाइज देम ब्रीफली ऑन द प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा, in terms of 59 only a corporate person is allowed to initiate voluntary liquidation process which has not committed any default। देख लो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नहीं है, इनको सिर्फ लॉसेस थे। एज इट इज ये रहे आपके 2 पेजेस का पूरा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीजर। सही बात है एकदम। तो बस इतना सा बताना था एंड वी आर डन। ये नीचे मैंने इसको स्टेप वाइज भी दिया था, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। स्टेप 1 से लेके यहाँ पे स्टेप 11 तक है, जिसके अंदर आपको अपन ने वॉलंटरी लिक्विडेशन की बात करी थी। एंड विद दिस योर पेपर इज फिनिश्ड। आई बिलीव कि आप लोग का पेपर अच्छा रहा होगा। जहाँ ट्रिक पार्ट थे मैंने आपको बताए हैं, जो चीज़ें एज इट इज़ डायरेक्ट नोट्स में, मैंने पार्ट ए आपसे ज़्यादा नोट्स से डिस्कस नहीं किया। इसका रीज़न था क्योंकि पार्ट ए थोड़ा सा इधर उधर आ रहा था, तो इसीलिए मैंने उसको पर्पसफुली आपके सामने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया। जबकि बी और सी के अंदर एग्जैक्ट प्रोविजंस थे, तो अपन ने डायरेक्ट एज इट इज डायरेक्ट बैक टू बैक बुक के अंदर देख लिया। बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन था, तो इतना डिस्कशन करने का कुछ मन नहीं था। आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आप लोगों ने मैराथन्स का पूरा फायदा उठाया होगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। सो विद दिस वी कम डाउन टू एन एंड टू अ डिस्कशन ऑफ एसबीईसी पेपर डिस्कशन। आई होप आपको ये पसंद आया। अपना बहुत ध्यान रखना। नेक्स्ट जल्दी से पेपर का एक और रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले टाइम के लिए। एंड यस अकेडमी इज ऑलवेज विद यू। बाय बाय।